नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। रायसीना की रेस वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यहां पर वोटिंग चल रही है। तो आज राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं और सभी उत्साह के साथ इस मतदान में हिस्सा लेते हुए राजस्थान में इसको लेकर पहले एक रिहर्सल की जा चुकी है। राजस्थान बीजेपी की तरफ से किस तरीके से वोट डाले जाएंगे और पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। पीएम मोदी ने भी अपना वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए फिलहाल वोटिंग जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट डालते हुए। और ये तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान पेटी में अपना मतदान डालते हुए। राष्ट्रपति के चुनाव हैं और एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति की और विपक्षी दल की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनाव मैदान में। और ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतदान करते हुए। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद भवन में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की है। तो आज तमाम दिग्गज राष्ट्रपति चुनाव मतदान में हिस्सा लेते हुए, ये तस्वीरें देश के गृह मंत्री अमित शाह की मतदान के लिए जाते हुए। अमित शाह भी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। संसद भवन का मॉनसून सत्र से पहले पीएम मोदी का बयान। यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के प्रयासों से सदन चलता है। देश में नई ऊर्जा का माध्यम बने सांसद। संकल्प लेने का कार्यकाल है। सदन को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आजादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उसलिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है, सबके प्रयास से ही सदन चलता है, सबके प्रयास से ही सदन उत्तम निर्णय करता है। और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए इस सत्र का राष्ट्रहित में सर्वाधिक उपयोग करें और हर पल याद रखें कि आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन खपा दिया, जिंदगी जेलों में काटी, कुछ ने शहादत स्वीकार की, उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब 15 अगस्त सामने है तब सदन और संसद की कार्रवाई यानी कि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें, शत्रुघ्न सिन्हा यहां पर तस्वीरों में संसद का मॉनसून सत्र, सभी सांसद यहां पर पहुंचे हैं और ये हस्ताक्षर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा संसद की कार्रवाई जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद शुरू होने से पहले कहा, संसद की गरिमा को लेकर कि यहां पर एक उत्तम एनालिसिस। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे का निधन 67 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2022 को हो गया है। श्री आबे वर्ष 2006 से 2007 और 2012 से 2020 के बीच जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री रहे। श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देश स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंध, आर्थिक साझेदारी
एवं सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए, जिसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, निवेश संवर्धन, कौशल विकास, डिजिटल साझेदारी, रक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक नया बल मिला है। उनके मार्गदर्शन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क को नया आयाम मिला है। ये सभा अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत यात्रा के दौरान भारतीय संसद में उनके संबोधन को स्मरण करती है, जिसे आज भी द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज संबोधन के रूप में याद किया जाता है। आपने संबोधन में श्री आबे ने कहा था कि भारत जापान संबंध समूचे विश्व में द्विपक्षीय संबंधों के विकास की सर्वाधिक विपुल संभावना से ओतप्रोत है। उनका मानना था कि हमारे द्विपक्षीय संबंध हमारे नागरिकों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हित में है। श्री आबे को वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य तथा तेजी से हो रहे बदलाव की गहरी समझ थी। श्री आबे को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके असमय निधन से एक और जहां जापान ने एक महान विजनरी राजनेता खो दिया है, वहीं भारत ने अपना एक सच्चा मित्र खोया है। श्री आबे अपनी आत्मीयता, बुद्धिमता, व्यक्तित्व की गंभीरता, सादगी तथा अपनी राजनीतिक सूझबूझ के लिए सदैव याद किए जाएंगे। ये सभा श्री शिंजो आबे के निधन पर शोक व्यक्त करती है और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार, सरकार और जापान के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। महामहिम सदस्यगण, मुझे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नयान के 13 मई 2022 को हुए निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। महामहिम शेख खलीफा को संयुक्त अरब अमीरात के विकास और उनके नेतृत्व में भारत संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने में उनके योगदान के लिए सदैव याद किया जाएगा। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में बसे विशाल भारतीय समुदाय के हितों का संरक्षण किया। इसी कारण उन्हें वहां निवास कर रहे भारतीय समुदाय का भरपूर आदर और सम्मान मिला है। ये सभा शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक की घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। हम वर्ष 2008 और 2011 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भावुकता के साथ याद करते हैं। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे,
वे 1977 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री टी बशीर का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री नवल किशोर राय बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राय विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य। श्री नवल किशोर राय का निधन 62 वर्ष की आयु में। सस्मित पात्र हाथ मिलाना नहीं है। राज्यसभार सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर को नाम रे शपथ करूअछि जे मो विधि द्वारा स्थापित कार्यान्वयन तथा संचार मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य किया। उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजना तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान किए। श्री सुखराम का निधन 94 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री हुसैन दलवई महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दलवई राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री दलवई महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हुसैन दलवई का निधन 99 वर्ष की आयु में 16 मई 2022 को मुंबई में हुआ। श्री शिवाजी पटनायक ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य। श्री पटनायक विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री शिवाजी पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 23 मई 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री चक्रधारी सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। और सीधा रुख करते हैं राजस्थान विधानसभा की तरफ, जहां राष्ट्रपति के लिए मतदान जारी है। दिनेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या अपडेट विधानसभा से, कितना मतदान अब तक हो चुका है? देखिए, अब तक करीब 50 से 60 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी कुछ देर में जो है वो सामने आएगा, लेकिन 50 से 60 विधायक अपना वोट डाल चुके हैं। अलग अलग लोट में विधायकों को बुलाया जा रहा है। कुछ विधायक आते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद वो लौट जाते हैं, दूसरा लोट आता है। तो इस तरीके से क्रम जो है वो चल रहा है। कांग्रेस की ओर से पहला वोट जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डाला। अब कुछ देर पहले जो है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा ने सबसे पहले अपने आदिवासी क्षेत्र से जो ताल्लुक़ रखते हैं विधायक, उनको अपना वोट डलवाया, क्योंकि एनडीए ने एक बड़ा संदेश दिया था इस बार की आदिवासी महिला को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया राष्ट्रपति पद के लिए। तो फिलहाल जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। दावे इस बीच अपने अपने किए जा रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने के बाद और यहाँ पर आकर मीडिया से जो बात कर रहे हैं वो सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। भाजपा अभी भी कह रही है कि आदिवासी कुछ विधायक जो हैं वो कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आदिवासी प्रत्याशी को अपना वोट कास्ट करेंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि भाजपा की ओर से कुछ विधायक जो है वो उनके संपर्क में है और कुछ विधायक जो है वो वोट कास्ट करेंगे यशवंत सिन्हा के पक्ष में। तो दावे अपनी अपनी ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 127 विधायक कम से कम जो है उसे वोट करेंगे। 127 विधायक वो जो कांग्रेस के हैं, निर्दलीय हैं, समर्थित दलों के हैं। इसके साथ ही एक वोट वो अपना जो बता रहे हैं वो ये कि शोभा रानी कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा चुनाव में भी वोट जो है वो शोभा रानी कुशवाहा ने राज्यसभा चुनाव में भी वोट जो है भाजपा को दिया था। तो इसलिए राजकुमार शर्मा जो हैं वो विधायक हैं नवलगढ़ के कांग्रेस विधायक, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे हम बात करते हैं। वोट अपना डाल के आए हैं, डालने जा रहा हूँ। वोट डालने जा रहे हैं।
ये बात लगातार कही जा रही है भाजपा की ओर से भी कुछ विधायकों पे, क्योंकि दबाव है कि आदिवासी प्रत्याशी को चुना जाए। तो कोई दबाव है? ऐसे तो कोई मीटिंग में कोई बात हुई नहीं है। हमारे यूपीए के प्रत्याशी को वोट देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देशित किया है कि पार्टी के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी। तो यशवंत सिन्हा जी को हम सब लोग वोट कर रहे हैं। 126 वोट हैं, वो एक तरफा जाएंगे। लेकिन संख्या बल तो जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ज़्यादा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। देखिए, लोकतंत्र की यही खासियत है कि इलेक्शन के माध्यम से लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि को। तो ये महामहिम राष्ट्रपति का इलेक्शन है और लोकतंत्र के अंदर जो भी पार्टियां आपस में अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करती हैं, खड़े करती हैं। हार जीत तो आज की वोटिंग होने के बाद तय होगी और ये बात सच है कि वोटों के हिसाब से एनडीए का प्रत्याशी आगे हैं वो। लेकिन लोकतंत्र के अंदर ऐसा तो हो ही सकता है कि एमएलए के चुनाव भी लड़ते हैं, एमपी के चुनाव भी लड़ते हैं, तो जो सभी तो जीतते नहीं जीतते तो एक ही लेकिन फिर भी चुनाव होते हैं। तो इलेक्शन है, चुनाव लोकतंत्र के अंदर जरूरी है। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति चुने जाएंगे। ये बात कही जा रही है कि ये लड़ाई केवल राजनीतिक नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। तो यहाँ से कोई संदेश जा पाएगा? देखिए, वर्तमान में जो देश के हालात हैं उसको देखकर ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस देश के अंदर एक ऐसा मैसेज तो जाना चाहिए जो आपस में सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारे का मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि देश में एक भय का सा वातावरण है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विचारधारा मानवतावादी होनी चाहिए। हम इंसानियत हैं। जो लोग भी जिस भी जातीय धर्म के अंदर इस देश को तोड़ने की मानसिकता वाले लोग हैं, जो इस तरह के कृत्य करते हैं, जैसे उदयपुर का कृत्य किया, इतना दर्दनाक, शर्मनाक, विभत्स दृश्य था, वो ऐसा कत्ल किया उन लोगों ने। जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं पूरे देश में, चाहे वो किसी भी जातीय धर्म के हो, इस हिंदुस्तान ने कभी भी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया, कानून ने माफ़ किया है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि विचारधारा मानवतावादी होनी चाहिए। तो ये है विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा, नवलगढ़ से विधायक है। और साफ तौर पर ये बात लगातार कही जा रही है कांग्रेस की ओर से कि ये लड़ाई केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, केवल राष्ट्रपति पद की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है। और यशवंत सिन्हा जब आए थे जयपुर तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये विचारधारा की लड़ाई है। और बिल्कुल लोगों दिनेश, को चूंकि जो वोटों की गणित है वो बहुत साफ है देश भर के अंदर, राष्ट्रपति के चुनाव को देखा जाए तो इसमें जो है कोई मिरेकल की भी जो है वो गुंजाइश नहीं जताई जा सकती कि कोई चमत्कार होगा, चूंकि सबके सामने है वोटों की गिनती क्या है। हालांकि ये सारा समीकरण और गणित समझते हुए इसके बावजूद यशवंत सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक अपील की, जिसके अंदर उन्होंने गुजारिश की कि अपनी आत्मा की, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना जाए। लेकिन चीजें बहुत हद तक साफ हैं, गणित साफ है कि कैसे जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और चूंकि खुद आपके साथ डॉक्टर राजकुमार शर्मा थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर अंकों को देखा जाए तो एनडीए का उम्मीदवार जो है वो आगे है। तो ऐसे में इसे केवल एक संघर्ष की औपचारिकता कहा जाएगा दिनेश? आप बिल्कुल देखिए, ये चुनाव जो है वो केवल मैसेज देने के लिए है यहाँ पर, क्योंकि तस्वीर जो है पूरी तरीके से साफ है कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं। बल्कि पलड़ा तो लगातार द्रौपदी मुर्मू का भारी होता चला गया है। जिस दिन प्रत्याशी डिक्लेयर किए गए उसी दिन ये साफ हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रही है। उनका जो है वो देखिए, सचिन पायलट की तस्वीरें यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। सचिन पायलट जो है वो अपना वोट कास्ट करके वापस जो है वो लौट रहे हैं। पीआर मीणा जो है, देखिए मीडिया से जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वोट डालने के लिए जो है वो पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, और अब जो है वो वोट कास्ट करने के बाद वापस जो है वो लौट रहे हैं। जहां तक बात की जा रही थी कि कितनी संभावना है, तो संभावना देखिए ये पहले तय हो गया था जब प्रत्याशी डिक्लेयर हुए थे कि कौन जो है वो चुनाव आखिर जीतेगा, तो द्रौपदी मुर्मू का नाम जो है वो तय है, वो जीत हासिल करेगी। लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश ये बात भी कही गई कांग्रेस की ओर से, बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बात कही आज जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, तो कि अगर चाहती भाजपा तो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति जो है वो चुना जा सकता था। लेकिन इस तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए भाजपा की ओर से। अब तक पूर्व में जो है 14 बार राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं और
इस बार ये 15वां राष्ट्रपति जो है वो चुना जाना है। अब तक जितने भी राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुनाव के जरिए ही चुने गए हैं। केवल एक अपवाद अगर छोड़ दें तो नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो इस बार भी जो है वो चुनाव हो रहे हैं और चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से साफ है। देखिए, एक और बड़ी बात यह है कि आमतौर पर यही ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है उसी का राष्ट्रपति जो है वो बनता है। उसमें भी केवल एक ही विकल्प है, जब एक बार राष्ट्रपति जो है वो केंद्र में सरकार जिस दल की थी उससे उलट जो है वो दूसरे दल के जो है वो राष्ट्रपति चुने गए थे। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो प्रथम नागरिक भारत की बनेंगी, ये मान भी रहे हैं, ये बात जो है वो विपक्ष भी मान रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने एकजुट होकर प्रत्याशी अपना खड़ा किया, लेकिन समय के साथ साथ जो है वो एकता भी जो है वो छिन्न भिन्न होती चली गई, क्योंकि एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला गया एनडीए की ओर से कि आदिवासी और महिला दोनों के तौर पर जो है वो दोनों के प्रतिनिधित्व के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा गया। तो कई सारे दलों पर दबाव भी बना, हमने कई सारे उदाहरण भी देखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रही है झारखंड में, उन्होंने आखिर में फैसला किया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देगी। शिवसेना जैसी पार्टी जो सियासी संकट उन्होंने झेला, सरकार जो है वो गवाई और भाजपा पर सीधे आरोप मढ़े, उस पार्टी को जो है वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आना पड़ा। ममता बनर्जी ने तो खुद अगुवाई की थी पूरे विपक्ष को एकजुट करने की, और प्रत्याशी जो है वो उनका उतारा गया। लेकिन पूरे ये जो कैंपेन चला, उस कैंपेन में आप देखिए कि ममता बनर्जी कहीं भी मुखर नहीं आई, क्योंकि होती हुई नज़र नहीं आई, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो पश्चिम बंगाल में भी संथाल आदिवासियों की है। द्रौपदी मुर्मू जो है वो संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक़ रखती है, और इसी वजह से बल्कि यशवंत सिन्हा तो जो है वो कोलकाता में वोट मांगने तक नहीं गए, ये बात भी जो है वो सामने आ रही है। तो ममता बनर्जी ने हालांकि विपक्ष को एकजुट जरूर किया यशवंत सिन्हा के नाम पर, लेकिन वोट मांगने के लिए वो ज़्यादा मुखर होती हुई नज़र नहीं आई। और भी कुछ दल हैं, यूपी का जो सुहेलदेव पार्टी जो है उसने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया। तो इस तरीके से कुछ और दल हैं जो धीरे धीरे जो है वो खिसक कर, विपक्ष से खिसक कर जो है वो एनडीए के प्रत्याशी के समर्थन में जाते चले गए। तो स्थिति अब पूरी तरीके से क्लियर है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो ये चुनाव जीतने वाली है। कोई चमत्कार की उम्मीद मुझे तो कोई नज़र आती नहीं है, लेकिन चुनाव है, एक संदेश देने की कोशिश है। विपक्ष ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। विपक्ष नहीं चाहता था कि निर्विरोध चुना जाए, और खास बात से टीस इस बात को लेकर थी कि कोई प्रयास नहीं किए गए एनडीए की ओर से सर्वसम्मति बनाने के। वोट वैल्यू की अगर बात कर ली जाए आसिफ, तो देखिए कि बहुत स्पष्ट है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है वोट वैल्यू विधायकों की होती है। राजस्थान की अगर बात करें तो एक विधायक की वोट वैल्यू जो है वो 129 होती है। विधायक हालांकि कांग्रेस के ज़्यादा हैं, लेकिन बावजूद इसके राजस्थान से भी द्रौपदी मुर्मू को ही ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि सांसदों की संख्या जो है वो भाजपा के पास ज़्यादा है। अगर बात की जाए विधायकों की संख्या की, क्योंकि सांसदों का जो वोट वैल्यू है वो 700 का होता है, और विधायक की वोट वैल्यू जो है वो केवल 129 है। तो इसलिए जो है वो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा ज़्यादा भारी रहने वाला है। राजस्थान की भी अगर बात करें तो एक बात और जो निकल कर सामने आई आज, वो महत्वपूर्ण ये है कि हाल ही में जो 4 राज्यसभा सांसद चुने गए थे राजस्थान से, 3 कांग्रेस के और 1 भाजपा के,